ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़, ये है मार्केट कैप हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जो कि इंडिया में लिस्टेड है। एंड अभी के लिए मान लो कि मैं तुम्हें उसका सीएफओ बना रहा हूं, मैं बना नहीं सकता बट मान लो बस। अब जरा ध्यान से सुनना, सर्फ एक्सेल, डव, लक्स, नॉर, लाइफ बॉय, ये हर एक प्रोडक्ट तुम्हारी कंपनी का है और ये सब कुछ प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। अब हमारी सरकार आकर के एक नोटिफिकेशन निकाल देती है कि बॉस, तुम जितना भी प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हो वो सारा का सारा तुम्हें उतना ही वापस कलेक्ट करना होगा और उसको रिसाइकिल करना होगा। ये अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं किया तो डेली का फाइन लगेगा, हर रोज का। और ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये अभी हमारे इंडिया में एक एग्जिस्टिंग लॉ बन चुका है। ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EPR, और ये इंडिया के FMCG सेक्टर की इकोनॉमिक्स को क्वाइटली लेकिन परमानेंटली चेंज कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी टॉप FMCG कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखो, EPR कॉस्ट कोई भी प्रोमिनेंटली सेपरेट लाइन आइटम नहीं है। मतलब मार्केट अभी भी इस शिफ्ट को फुल्ली प्राइस नहीं कर रहा है और इसी में वो एंगल है जो कि समझने लायक है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं काउंटर इंट्यूटिव डेटा पॉइंट से। 2025 तक CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके EPR पोर्टल पे 50,000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर हो चुकी थी। ये कलेक्टिवली 15 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट हैंडल कर रही हैं एनुअली। ये एक नई ब्यूरोक्रेटिक रियलिटी है और ये कोई नई ब्यूरोक्रेटिक रियलिटी नहीं है, ये एक एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी है। मुझे खुद EPR के इस मैकेनिज्म को समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सरफेस पे ये बहुत सिंपल सा कंप्लायंस रूल लगता है, लेकिन इसके पीछे और नीचे पूरा का पूरा डिटेल्ड मार्केट आर्किटेक्चर है, बहुत ही डिटेल्ड सप्लाई चेन चलती है। बट एक ऑनेस्ट बात पहले ही कर लेते हैं, जो कि कोई भी ओपनली नहीं कहता है। रिसाइकिल प्लास्टिक जो होता है, मतलब रिसाइकिल प्लास्टिक से बने जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने आपने देखे होंगे, वो अभी भी जो वर्जिन प्लास्टिक होता है ना, यानी जो बिल्कुल नए नए प्लास्टिक के लिए जो बॉल्स बनती हैं, उससे ज्यादा महंगी होती हैं। वर्जिन प्लास्टिक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो फ्रेश प्लास्टिक जो कि FMCG पैकेजिंग के लिए फैक्ट्रीज में जाती हैं, वो रफली 85 to 100 रुपीज पर किलो आता है। और वहीं अगर आप रिसाइकिल प्लास्टिक की बात करें तो बॉस, ये नंबर आपका 90 to 130 जाता है पर किलो। मतलब रिसाइकिल प्लास्टिक वर्जिन से बहुत महंगा है और ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। अब जरा सोचो, एक FMCG कंपनी के परचेजिंग मैनेजर के हिसाब से, बॉस क्या तुम एनवायरमेंटली बेटर ऑप्शन के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहोगे वॉलंटरीली उस मार्केट में जहां पे लोगों को ज्यादातर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली लाइफ बॉय जैसे प्रोडक्ट्स के लिए? आंसर शायद हम सब जानते हैं, अनलेस कोई फोर्स करे आप ऐसा नहीं करोगे, और यही है EPR का काम। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा ये? EPR का बेसिक लॉजिक ये है कि जो कंपनी प्लास्टिक को मार्केट में भेजती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही प्लास्टिक कलेक्ट करके वापस रिसाइकिल करवाना। जितना भेजा उतना ही वापस लेके आओ, कैसे भी। अब सवाल ये आता है कि प्रैक्टिकली करोगे कैसे? पहला ऑप्शन होता है कि कंपनी अपना खुद का वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ये कॉस्टली होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है कि रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स जो हैं, उनसे बात करो, उनसे डील करो और उनसे EPR के सर्टिफिकेट्स खरीदना शुरू कर दो। EPR का सर्टिफिकेट अब क्या होता है? एक फॉर्मल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है ये, जो प्रूव करता है कि एक रजिस्टर्ड रिसाइकलर ने एग्जैक्टली 1 टन प्लास्टिक कलेक्ट करके रिसाइकिल किया है। और 1 टन प्लास्टिक प्रोसेस का मतलब एक सर्टिफिकेट हो गया। तो अगर तुम वो सर्टिफिकेट खरीद लो और गवर्नमेंट के खाते में अपने क्रेडिट को जमा कर दो, तो बस आपकी ऑब्लिगेशन तो हो गई फुल। ये बिल्कुल कार्बन क्रेडिट्स की तरह है, जहां पे पोल्यूटिंग कंपनीज कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स खरीदती हैं उन लोगों से जो कि पेड़ लगाते हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करते हैं। यहाँ भी सेम लॉजिक है। FMCG कंपनीज जो प्लास्टिक भेजती हैं, रिसाइकलिंग जो कंपनीज होती है वो उनके साथ डील कर लेती हैं, दैट्स इट। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। एक बार जरा सोचो, EPR का जो सर्टिफिकेट है उसकी इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये सर्टिफिकेट्स डिमांड और सप्लाई पे प्राइस होती हैं। कब डिमांड ज्यादा होगी? जब FMCG कंपनीज जो कि थाउजेंड्स ऑफ SKUs पे लाखों टन प्लास्टिक यूज करती हैं, वो अपनी EPR ऑब्लिगेशन अपने दम पे मीट नहीं कर पाती हैं। और अभी ये जो इनिशियल ईयर्स चल रहे हैं इस पूरे के पूरे नए इकोसिस्टम का, उसमें यही हो रहा है। जब सर्टिफाइड रिसाइकलर्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है, ज्यादा ऐसे रिसाइकलर्स भी नहीं है और प्रेशर बहुत ज्यादा है कंपनीज के ऊपर कि भैया कैसे भी ऐसे रिसाइकलर ढूंढने तो पड़ेंगे ही। मतलब इनिशियल सालों में डिमांड हाई है, सप्लाई लिमिटेड है, तो सर्टिफिकेट के प्राइस भी ज्यादा है और इस टेंशन से एक और एक्चुअल ट्रेडिंग मार्केट बन रहा है। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म CPCB यानी कि जो हमने बात की थी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी के ओवरसाइट में। और वहां पे कौन आएगा ये सब बेचने के लिए? रजिस्टर्ड वेस्ट एग्रीगेटर्स, कलेक्शन नेटवर्क, सर्टिफाइड रिसाइकलर्स। और खरीदेगा कौन? हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, हल्दीराम्स, रिलायंस, बेसिकली हर बड़ा FMCG ब्रांड। ये सब लोग जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं, इन सबको सब खरीदना वहां से पड़ेगा। लेकिन अब जरा एक सेकंड के लिए सोचो, इंडिया में प्लास्टिक की इनफॉर्मल रिसाइकलिंग का जो पूरा इकोनॉमी है वो किस पे चलता है? रैग पिकर्स के ऊपर। वो लोग जो कि जगह जगह जाते हैं, कचरा उठाते रहते हैं, वहां से प्लास्टिक निकालते हैं, कुछ मेटल का दिखा वो सब उठा लिया, और वो खाली वही वाला प्लास्टिक उठाते हैं जिसमें उनको लगता है कि इसकी रीसेल वैल्यू है। ध्यान से सुनना, जो आपके मोटे प्लास्टिक वाली PET की बॉटल होती है
उसमें वैल्यू नजर आती है। जो आपकी पतली पतली पाइप्स होती हैं प्लास्टिक की, उसको कोई नहीं उठाता है क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं होती है। उसको रिसाइकिल करके ज्यादा कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। एमएलपी वाली जो आपके सैशे होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे सैशे नहीं होते शैम्पू का 1 रुपए वाला, वो सब कोई नहीं उठाता क्योंकि उसको रिसाइकिल किया नहीं जा सकता। ईपीआर ने पहली बार उस इक्वेशन को चेंज किया है। अब एग्रीगेटर्स को ब्रॉडली प्लास्टिक कलेक्ट करनी है, मतलब ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेट करना है, उसके लिए जरूरी है। तो वो भी ऐसे जो प्लास्टिक होता है आपका थिन वाला प्लास्टिक, जिससे ज्यादा पैसा नहीं बनता है, उसमें भी कुछ तो पैसा बनेगा, तो वो उसको भी वापस कलेक्ट करने की मेहनत करने लगे हैं। पहली बार कलेक्शन वैल्यू चेन में उस प्लास्टिक के लिए भी पैसा मूव कर रहा है जिसके लिए पहले कभी कोई भी मतलब नहीं रखता था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वेस्टर्स को सीरियसली लेना चाहिए। ये ईपीआर कॉस्ट एफएमसीजी कंपनीज के लिए एक्चुअली कितनी बड़ी है, रफ एस्टिमेट करते हैं जरा सा। इंडिया की टॉप एफएमसीजी कंपनीज लगभग 5 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग हर साल यूज करती हैं। और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है क्योंकि हर कंपनी तो ठीक से अभी डेटा रिपोर्ट भी नहीं करती है। और ईपीआर कंप्लायंस का जो कॉस्ट होता है, जो कलेक्शन, रिसाइकलिंग या फिर सर्टिफिकेट परचेजेस, अभी लगभग 5 से 15 रुपए पर किलो के आसपास आता है। मतलब सेक्टर वाइड एनुअल ईपीआर का जो एक्सपोजर है वो लगभग 2500 करोड़ से लेकर के 7500 करोड़ के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। एंड अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेशन है मेरा। अभी ये नंबर्स ऊपर से रिलेटिवली स्मॉल भी लग रहे होंगे क्योंकि रेवेन्यू के हिसाब से देखो इतना बड़ा जो है उसमें तो कुछ ही छोटा सा होता है। लेकिन 2 चीजें नोट करो। पहली बात, टारगेट्स एस्केलेट होते रहेंगे। सरकार के टारगेट्स हमेशा रिवाइज होंगे, ऊपर ही जाएंगे। और रिजिड पैकेजिंग के लिए रिसाइकल कंटेंट जो है, जिसको आप बोलते हैं रिसाइकल्ड पीईटी, अभी 30% है, जो कि FY26 के बाद से 60% की तरफ जाने वाला है आने वाले 3 साल के अंदर। और जो आपकी फ्लेक्सिबल फिल्म्स होती है, जैसे कि चिप्स का पैकेट या फिर शैम्पू का शाशे, अभी 10% रिसाइकल कंटेंट से स्टार्ट हो रहा है उसका। आगे चल के उसके लिए भी सरकार क्राइटेरिया बढ़ा रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कॉस्ट डिस्क्लोजर अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ये एनुअल रिपोर्ट्स में अब बहुत जल्द आने लग जाएगा। मतलब ऐसे जरा समझो कि ईपीआर मार्केट का जो प्रोजेक्टेड वैल्यू है, दैट्स अबाउट $1.5 बिलियन एट द एंड ऑफ 2025, और वो वहां से लगभग $5 बिलियन का होने वाला है 2030 तक। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने सीपीसीबी का ही कहना है। ये वेस्ट से वैल्यू क्रिएट करने की एक एंटायरली न्यू इकोनॉमी है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कॉस्ट इवेंचुअली कस्टमर्स तक आएगी। 1 से 2 रुपए प्राइस इंक्रीज स्पेसिफिक एसक्यूज पर होना ही होना है ओवर टाइम, वरना भले इतना खर्चा कैसे मैनेज होगा। शैम्पू के शैशे थोड़े महंगे हो गए, या फिर उसके अंदर जो शैम्पू आता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। चिप्स के पैकेट के साथ भी सेम होगा, शायद मैगी के साथ भी सेम होगा, जो कि ऑलरेडी हमें 100 से 70 ग्राम्स पे आ चुके हैं, और नीचे चले जाएगा। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम सोचते हो कि बॉस ये सब हम पे इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि लोग इस बारे में क्या चाहते हैं और उन्हें क्या लगता है। लेकिन एक ऑनेस्ट कैवियाट भी है जो कि मैं यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ। इंडिया में रेगुलेशन और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के बीच में हिस्टोरिकली बहुत बड़ा गैप रहा है, क्योंकि हम किताबों में तो दुनिया के सबसे अच्छे रूल्स लिखते हैं, ग्राउंड पे लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होते हैं हम सब अच्छे से जानते हैं। ईपीआर के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, पेनल्टी मैकेनिज्म वो भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेजुअली टाइटन भी किया जा रहा है, लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं हो रहा है। अभी सब कंपनीज फुल्ली कंप्लायंट नहीं है। कुछ ऐसी भी होंगी जो कि बोलती है हम कंप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल में कैसे कर रही है हम सबको पता है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, और वो डायरेक्शन इरिवर्सिबल लग जरूर रही है। तो इसी बात पे शुरुआत में जो सवाल था उस पे वापस आते हैं। ईपीआर की हम जो इतनी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ कोई एनवायरमेंटल कंप्लायंस है क्या? बिल्कुल नहीं। ईपीआर 3 लेवल्स पे रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है इंडिया के प्लास्टिक इकोसिस्टम को। एफएमसीजी कंपनीज के लिए ये एक परमानेंट एस्केलेटिंग न्यू कॉस्ट लाइन आइटम है, जिसको अभी मार्केट पूरी तरह से प्राइस नहीं कर रहा है या फिर शायद रिपोर्ट नहीं कर रहा है। वेस्ट एग्रीगेटर्स और सर्टिफाइड रिसाइकलर्स के लिए ये एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल है। काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि इस मार्केट में ऑलरेडी उतर चुकी है, और उनके लिए ये जो पूरा बिजनेस है प्लास्टिक के कचरे से ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेट करना, ये बहुत बड़ा है। और इसीलिए ईपीआर सर्टिफिकेट मार्केट में एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स का जो मार्केट है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके लिए कंप्लायंस आने लग गए हैं, क्योंकि उसके लिए रेगुलेशंस बनने लग गए हैं, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। सिमिलर स्टोरी इधर भी हो रही है। और देखो, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है जैसे जैसे रूल्स और टाइटन होंगे और कंपनीज डिस्क्लोजर्स करने लगेगी, बॉस आने वाले टाइम पे हमें और बहुत सारा डेटा मिलेगा। और मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि यार जो कंपनी अभी अपना कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है वो कल को अपना डेटा अच्छे से रिपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि जब मेहनत करी होती है ना कंपनीज ने, वो ढोल पीट के जरूर बताते हैं कि देखो हमने ये भी कर लिया है। बट इसी बात पे आज का डीप डाइव हमारा कंप्लीट होता है। बताना नीचे कमेंट्स में आपको इससे क्या सीखने को मिला या फिर नहीं सीखने को मिला। हम आपसे भी सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.